हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से व्हाट्सएप स्टडीज पे। आप सभी जानते होंगे कि हम दोस्तों अप्रैल की जो मैगजीन है उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों हम अप्रैल मैगजीन के डिस्कशन में हम इन्वायरमेंट तक पहुंच गए थे। ये इन्वायरमेंट का जो है दोस्तों सेकंड पार्ट होने वाला है मैगजीन डिस्कशन का। अब पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है और इसके पहले दोस्तों मैंने पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी और इन्वायरमेंट का ये फर्स्ट पार्ट मैंने सारे अपलोड कर दिए, तो आप उस वीडियो को देखिएगा। और इससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल में मेरे जुड़ जाइएगा, तो ताकि वहाँ पे जो पीपीटीज हैं दोस्तों, ये सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी पीपीटी आपको मिल जाएंगे और बाकी जो अपडेट्स होते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इन्वायरमेंट पार्ट सेकंड का हमारा जो पहला टॉपिक है वो तो दोस्तों गुजरात में पार्टिकुलेट एमिशन ट्रेडिंग मार्केट ओपन हुआ है, वो चर्चा में रही थी अप्रैल मंथ में। तो उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि एक नए अध्ययन से पता चला है कि 2019 में शुरू की गई सूरत एमिशन ट्रेडिंग स्कीम पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन को नियंत्रित करने में सफल रही है। देखिए 2019 में इसको शुरू किया गया था और जो दोस्तों शुरू किया गया था सूरत में एमिशन ट्रेडिंग स्कीम जो है पार्टिकुलर मैटर यानी कि पीएम को आप जानते होंगे, पार्टिकुलेट मैटर जिसको कहते हैं, उसके उत्सर्जन को नियंत्रित करने में ये सफल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए आगे क्या है। इसकी वजह से प्रदूषण रोकथाम लागत में 10% से अधिक की गिरावट आई है। साथ ही इसमें शामिल उद्योग अब पर्यावरण कानूनों का बेहतर ढंग से पालन कर पा रहे हैं। तो आप देख पाइएगा इसकी जो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो पर्यावरण कानून है इस 10% की गिरावट आती है सबसे पहले, और इसी कारण जो पर्यावरण कानून है उनका बेहतर ढंग से पालन होता है। देखिए सूरत ईटीएस के बारे में जानते हैं, जो एमिशन ट्रेडिंग स्कीम है उसके बारे में। यह दुनिया का पहला बाजार है जहां पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन का व्यापार किया जाता है दोस्तों, यानी कि दुनिया का ऐसा पहला मार्केट है जहां पीएम जो इमिशन है यानी पार्टिकुलेट मैटर का जो इमिशन है उसका व्यापार किया जाता है। यह भारत की किसी तरह की पहली प्रदूषण ट्रेडिंग योजना है। ईटीएस की अवधारणा सबसे पहले अमेरिका में सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण को रोकने के लिए शुरू की गई थी। दोस्तों SO2 जो है उसको, जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसके प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे पहले ईटीएस अवधारणा प्रचलन में आई थी अमेरिका में। उसके बाद देखिए उसके उद्देश्य क्या थे। उसका उद्देश्य दोस्तों प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, यानी कि आप जानते होंगे पॉल्यूटर मस्ट पे का एक प्रिंसिपल आता है, ये उस पे बेस है। उसके अनुसार वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाना इसका मेन जो है दोस्तों थीम रहता है। तो चलिए हम आगे और बात करते हैं इसके बारे में। इसकी कार्यप्रणाली देखिए दोस्तों, कार्यप्रणाली में क्या आता है। बाजार से जुड़ी कैप एंड ट्रेड प्रणाली इंफोग्राफिक देखिए, यानी कि इंफोग्राफिक में और अच्छे से बताया गया है इसके बारे में। देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि ये कैप एंड प्रणाली यानी कैप एंड ट्रेड प्रणाली होती है, उस पर ये आधारित होता है। तो चलिए इसमें कहा गया दोस्तों उत्सर्जन व्यापार तंत्र की कार्य प्रणाली, यानी कि जो सरकार है, 2 सेकंड, ये देखिए जो सरकार है दोस्तों कुल वायु प्रदूषण उत्सर्जन पर एक सीमा निर्धारित करती है, सीमा यानी कि एक कैप निर्धारित करती है पूरे इमिशन पे। उसके बाद आप देखेंगे प्रदूषकों को उत्सर्जन अलाउंस निश्चित मात्रा में उत्सर्जन की परमिट यानी कि आवंटित किया जाता है। जो प्रदूषक होते हैं दोस्तों उसको एक निश्चित मात्रा में वो उत्सर्जन कर पाते हैं, उसके परमिट दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे प्रदूषणकर्ताओं के बीच व्यापार की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसमें देखेंगे इसके 2 भाग कर दिए जाते हैं। पहला भाग देखिए, जो प्रदूषक अपने आवंटित अलाउंस मात्रा से कम उत्सर्जन करते हैं, यानी कि जो उतना जो एमिशन का जो दोस्तों आप समझ सकते हैं कोई एक सीमा दी जाती है, उस सीमा से अगर वो कम उत्सर्जन करते हैं तो अर्जित अतिरिक्त अलाउंस की बिक्री करते हैं, यानी कि जो अतिरिक्त अलाउंस होता है उसको वो विक्रय कर देते हैं दोस्तों उसका, यानी कि उसको बेच दिया जाता है। देखिए उसके बाद कहा रहा है कि जो प्रदूषणकर्ता अपने आवंटित अलाउंस मात्रा से अधिक उत्सर्जन करते हैं अतिरिक्त उत्सर्जन के बदले अलाउंस की खरीद करते हैं। यानी कि दोस्तों ये अपने जो निर्धारित सीमा है उसके बाहर अगर ये वो करते हैं दोस्तों, बाहर अगर उसकी सीमा चली जाती है तो वो अलाउंस की खरीद करते हैं, यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रदूषण परमिट की कीमत बाजार की मांग पर आपूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान सिद्धांत को लागू किया जाता है दोस्तों। पॉल्यूटर मस्ट पे का प्रिंसिपल सुने होंगे, इसी पे ये बेस रहता है। चलिए तो हमारे आगे के और आर्टिकल पे चलते हैं। इसमें कहा गया दोस्तों की कार्यप्रणाली की बात करते हैं।
देखिए इसमें कहा गया है कि इस प्रणाली का उपयोग यूरोप में ग्रीन हाउस गैसों और चीन में कार्बन उत्सर्जन के लिए किया जाता है। और ईटीए जो इमिशन ट्रेडिंग जो स्कीम है निगरानी के लिए, साथ उस उत्सर्जन निगरानी प्रणाली के उपकरणों का भी प्रयोग किया जाता है ताकि जो निगरानी प्रणाली है उसको स्टेब्लिश किया जा सके। देखिए ट्रेडिंग की बात करते हैं। उद्योग यानी NEML नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ई मार्केट द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म पर प्रदूषण परमिट की खरीद बिक्री करते हैं। दोस्तों एक व्यवस्था कायम की गई है नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ई मार्केट द्वारा। इसके द्वारा दोस्तों आप देखेंगे कि जो प्रदूषण की परमिट्स है उनकी खरीद और बिक्री की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए भाग लेने वाली संस्थाओं को एक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि भी जमा करनी होती है जो उद्योग के आकार के अनुसार तय होती है। देखिए जो पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि है दोस्तों, उद्योग जितना भी उसका आकार रहेगा तो आकार के अनुसार उसको तय होती है, ऐसा कहा गया है। चलिए हम अपने अगले के आर्टिकल में बात करते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है दोस्तों वैश्विक पोत परिवहन के लिए नेट जीरो फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल शिपिंग। तो इसको चर्चा में क्यों रहा था? देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है ने वैश्विक पोत परिवहन के लिए नेट जीरो फ्रेमवर्क को मंजूरी दी थी, इसलिए चर्चा में आ जाता है। आईएमओ ने नेट जीरो फ्रेमवर्क विश्व का पहला ऐसा फ्रेमवर्क है जो संपूर्ण उद्योग क्षेत्र में अनिवार्य उत्सर्जन सीमा और ग्रीन हाउस गैस मूल्य निर्धारण का प्रावधान करता है। पोत परिवहन वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 3% का योगदान देते हैं। देखिए जो दोस्तों जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है उसमें जो पोत परिवहन है आप देख पाएंगे जो 3% है उसका योगदान देता है। उसमें कहा गया है देखिए संपूर्ण उद्योग क्षेत्र में अनिवार्य उत्सर्जन सीमा ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैस है उसका मूल्य निर्धारण का प्रावधान करता है। आप इसको इस प्रकार देख पाएंगे। चलिए इसकी मुख्य जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बात करते हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है? इससे जहाज से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय विसमय यानी कि मार्पोल की NX4 में शामिल किया गया है। NX4 क्या कहता है? देखिए जहाजों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित है जो दोस्तों NX4 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जहाजों से जो प्रदूषण आता है जो पोत से है यानी जहाज से दोस्तों उसका जो वायु प्रदूषण है उसको इसमें शामिल किया जाता है। चलिए इसके बारे में और देखते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। इसमें उद्देश्य में कहा गया दोस्तों 2050 के आसपास या उससे पहले शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। देखिए 2050 से पहले दोस्तों हमको नेट जीरो जो एमिशन है उसको जहाज से समाप्त करना है, ऐसा उद्देश्य रखा गया है। कार्यान्वयन देख लेते हैं। इसे अक्टूबर 2025 में औपचारिक रूप से अपनाया जाएगा तथा 2027 से प्रभावी होकर अनिवार्य हो जाएगा। देखिए 2025 में अपनाया जाएगा लेकिन 2027 से दोस्तों प्रभावी और अनिवार्य हो जाएंगे। देखिए मार्पोल के बारे में जानते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय भी समय है, मैंने आपके जो ऊपर भी चर्चा की, इसके बारे में जानते हैं कि है क्या। देखिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है ये। इसका उद्देश्य संचालन दुर्घटना के कारण जहाजों में होने वाले प्रदूषण की रोकथाम को रोकना है। उसके बाद आप देखेंगे इसे 1973 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी द्वारा अपनाया गया था। मार्पोल को 6 एनेक्स में बांटा गया है तथा प्रत्येक एनेक्स अलग प्रकार के प्रदूषण से निपटने से संबंधित है। देखिए मैंने NX4 की बात की। NX4 है जहाज से वायु प्रदूषण को लेकर, लेकिन दोस्तों ऐसी ही एक से लेकर यहाँ पे छह जो सॉरी ये 6 है दोस्तों, मैं इसको 4 पढ़ रहा था, ये 6 है। तो 1 से लेकर 6 तक इसमें कहा गया दोस्तों प्रदूषण से निपटने से संबंधित है, अलग अलग प्रदूषण से निपटने के लिए। चलिए आगे और देखते हैं। कहा गया है कि एक बार प्रभावी होने के बाद यह 5000 सकल टन से अधिक बड़े समुद्री जहाजों के लिए अनिवार्य हो जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन के कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 85% है। दोस्तों देखिए एक बार अगर ये प्रभावी हो जाए तो 5000 सकल टन, देखिए 5000 जो है दोस्तों जो ग्रॉस टन है उसे बड़े समुद्री जहाजों के लिए अनिवार्य हो जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन के कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 85% उत्सर्जन करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन के दोस्तों। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आप देख सकते हैं। देखिए इसके आगे के बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों कहा गया है कि जहाजों को निम्नलिखित का अनुपालन करना होगा। वैश्विक ईंधन मानक जहाजों को अपनी वार्षिक ग्रीन हाउस गैस फ्यूल इंटेंसिटी यानी प्रयुक्त प्रति ऊर्जा इकाई पर उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को समय के साथ कम करना होगा। यानी कि वैश्विक ईंधन मानक है यहाँ पे
की जो प्रति ऊर्जा इकाई है दोस्तों उसको कहा गया है कि कम करना। और वैश्विक आर्थिक उपाय में देखिए जिन जहाजों का उत्सर्जन या जीएफआई सीमा से अधिक होगी उन्हें रेमेडियल यूनिट्स खरीदनी होगी ताकि अतिरिक्त उत्सर्जन की भरपाई की जा सके। जो जहाज शून्य या लगभग शून्य ग्रीन हाउस गैस तकनीकों का उपयोग करेंगे उन्हें वित्तीय पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए जो दोस्तों शून्य या लगभग शून्य जो ग्रीन हाउस गैस जो वो तकनीकों का उपयोग करेंगे दोस्तों उनको कुछ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा ऐसा कहा गया है। लेकिन जिसकी दोस्तों जिन जहाजों को उत्सर्जन सीमा उनकी दी गई आवंटित की गई सीमा से अधिक होगी उन्हें रिमीडियल यूनिट्स खरीदनी होगी, यानी अतिरिक्त पूंजी लगा के उन्हें दोस्तों अपने उत्सर्जन की भरपाई करनी होगी और खरीदनी होगी। देखिए उसके बाद कहा गया है आईएमओ नियर जीरो फंड, एक नया फंड बनाया जाएगा जिसमें उत्सर्जन मूल्य निर्धारण से प्राप्त राशि जमा की जाएगी। दोस्तों देखिए उत्सर्जन मूल्य निर्धारण यानी उत्सर्जन जिससे मूल्य निर्धारित होगा दोस्तों उसको प्राप्त राशि होगी उसको इस फंड में रखा जाएगा। चलिए हमारे आगे की बात करते हैं दोस्तों आगे के आर्टिकल के बारे में। ये कह रहा है दोस्तों वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर डब्ल्यूएचओ वैश्विक सम्मेलन यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ, तो ये चर्चा में आती है। देखिए कहा गया है कि दूसरा वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर डब्ल्यूएचओ वैश्विक सम्मेलन कोलंबिया के कार्टागेना में आयोजित हुआ, इसके कारण ये चर्चा में आ जाता है। देखिए सम्मेलन के बारे में पढ़ते हैं। इस सम्मेलन को विश्व स्वास्थ्य संगठन है कि डब्ल्यूएचओ और कोलंबिया ने संयुक्त रूप से आयोजित किया। सम्मेलन के आयोजन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, विश्व मौसम संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और अन्य यूएन एजेंसियों भी शामिल थी। तो आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों जो डब्ल्यूएचओ है और कोलंबिया का एक संयुक्त उपक्रम होता है, लेकिन यहाँ पे यूएनईपी भी शामिल होती है इसमें, डब्ल्यूएमओ भी होती है और यूएन की कुछ अन्य एजेंसियां भी इसमें शामिल होती है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए इसके बाद कहा गया है उद्देश्य स्वच्छ वायु स्वच्छ ऊर्जा प्राप्ति के लिए जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कार्यों में इसमें तेजी लाना ही इसका दोस्तों ध्येय है यानी इसका उद्देश्य है। चलिए सम्मेलन के मुख्य आउटकम्स के बारे में जानते हैं। 50 से अधिक देशों ने वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को 2040 तक 50% तक कम करने के साझा लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। यानी कि दोस्तों 50 से अधिक ऐसे देश हैं जो वायु प्रदूषण के कारण जो स्वास्थ्य पर जो नकारात्मक प्रभाव हो रहे हैं उनको 2040 तक दोस्तों 50% तक कम करने की जो प्रतिबद्धता है वो व्यक्त की जाती है। इसके बाद देखिए भारत के संबंध में देखते हैं। भारत ने राष्ट्रीय स्वच्छ जो वायु कार्यक्रम है दोस्तों यानी कि नेशनल क्लीन एयर जो प्रोग्राम है कि लक्षित उपायों के माध्यम से 2040 तक वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने की अपनी जो प्रतिबद्धता है दोहराई है। 2040 तक हमने भी दोस्तों हम जो एयर पॉल्यूशन उसको हमने कम करने की भी प्रतिबद्धता जो की थी उसको हमने दोबारा से उसको दोहराया है। देख दोस्तों देखिए बाकू टू जो बेलिंग रोड मैप है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये है क्या। चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों भारत ने ब्रिक्स देशों से 2035 तक जलवायु पोषण की प्रति वर्ष 1.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने हेतु बाकू टू बेलिंग रोड मैप पर एकजुट होने की अपील की है। भारत के अनुसार इससे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी जो नेशन डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन है लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। देखिए इसमें कहा गया है दोस्तों जो ब्रिक्स के देशों से यानी भारत ने ये अनुरोध किया है निवेदन किया है कि ब्रिक्स के देशों से 2035 तक जलवायु वित्त पोषण के लिए प्रति वर्ष 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है जुटाने हेतु बाकू टू बिलियन रोड मैप पर एकजुट होने की अपील की है। यानी कि दोस्तों 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है दोस्तों वो जुटाने हेतु उसने एक अपील की है ताकि जो देश है दोस्तों आप जानते होंगे पेरिस क्लाइमेट डील में हम सभी ने एनडीसी यानी कि जो नेशनल डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन है यानी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित जो योगदान है उसको हम निर्धारित कर पाएंगे। खासकर जो विकासशील देश है जो अपनी प्रगति जो सुनिश्चित करना चाहते हैं वो दोस्तों अपने जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ नीतियां हैं उसको सुनिश्चित कर पाए। तो देखिए इसके बारे में बाकू टू बिलियन रोड मैप के बारे में हम जानते हैं। अजरबैजान के बाकू में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर कन्वेंशन पक्षकारों के 29वें यानी कि सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 के यहाँ पे बात की गई है। UNFCCC COP 29 में नए वैश्विक वित्त पोषण लक्ष्य और फ्रेमवर्क की सहमति बनी थी। इसका उद्देश्य ब्राजील के बेले में आयोजित होने वाले आगामी COP 13
तक जलवायु वित्त पोषण के लक्ष्य को बढ़ाना है। यानी कि देखिए 2000 दोस्तों हमने 2000 जो अभी आप सुने होंगे 2024-25 में दोस्तों जो बाकू अजरबैजान में जो हुआ था UNFCCC का COP, उसमें दोस्तों हमने एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनी थी। वो फ्रेमवर्क सहमति क्या थी कि हमको दोस्तों एक नया वित्त पोषण जो फंड है या स्कीम है यानी जो लक्ष्य है उसको जो ब्राजील में अगले साल जो होगा दोस्तों COP13 उसके जलवायु वित्त पोषण के लक्ष्य के रूप में बढ़ाना था उसको। यानी कि वैश्विक जो वित्त पोषण है जलवायु परिवर्तन को लेकर उसको बढ़ाना था। इसमें आप देखेंगे रोड मैप का उद्देश्य विकासशील देशों को कम जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है करने वाले और जलवायु परिवर्तन अनुकूल विकास और अपनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मैंने आपको बताया जो डेवलपिंग कंट्रीज है दोस्तों, यानी कि देख सकते हैं विकासशील देश हैं, उनको अपने जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको कम करने के लिए और उसके जो विकास है उस पथ को अपनाने के लिए और मिटिगेशन एडॉप्टेशन जैसे टेक्नोलॉजीज को अपनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित NDC यानी कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन लक्ष्यों को प्रभावी रूप से लागू कर सकेंगे। अगर ऐसा कुछ देखिए बाकू टू बिलियन रोड मैप यानी कि जो वैश्विक वित्तीय पोषण है उसको हम और बढ़ाएंगे लगभग 1.3 बिलियन ऑफ US डॉलर हम लोग और उस जो है एकजुट करेंगे ताकि जो विकासशील देश है वो अपने विकास को जलवायु परिवर्तन अनुकूल जो प्रौद्योगिकी है उनको वो सुनिश्चित कर पाएंगे। चलिए हम आगे अपने आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं और हम बात करते हैं दोस्तों एम फॉर नेचर इनिशिएटिव यानी कि एम फॉर नेचर जो पहल है उसके बारे में। देखिए जो FAO है यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन ने पृथ्वी दिवस यानी कि जो 22 अप्रैल को होता है पर एक्सेलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रेस्टोरेशन पहल शुरू की है जिसको हम एम फॉर नेचर के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये है क्या, इसकी एम्स क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके कुछ विशेषताएं क्या है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। चलिए एम फॉर नेचर एक्सेलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रेस्टोरेशन यानी कि देखिए प्रकृति पुनर्स्थापन के लिए अभिनव निगरानी की को तेज करना का संक्षिप्त नाम है। इसके उद्देश्य क्या होते हैं दोस्तों? उद्देश्य देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन प्रयास को निगरानी और रिपोर्टिंग में सुधार करना यानी कि जो हम जो ग्लोबल इकोलॉजिकल जो दोस्तों तंत्र है मैकेनिज्म है उसको हम पुनर्स्थापन की उसकी कोशिश कर रहे हैं, उनके जो हम प्रयास कर रहे हैं उनकी हम कैसे निगरानी कर सकते हैं और इसको जो रिपोर्टिंग है दोस्तों उसमें सुधार करने के लिए एम फॉर नेचर जो इनिशिएटिव है उसको FAO द्वारा लाया गया है यानी फॉर जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा। देखिए यह पहल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के लक्ष्य 2 में उल्लेखित 2030 तक कम से कम 30% खराब पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक, मानसिक डेटा फ्रेमवर्क और क्षमता विकास का लाभ उठाएगी। देखिए जो वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के लक्ष्य यानी कि 2 दोस्तों आप जो जानते होंगे जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसके लक्ष्य 2 रखे, लक्ष्य 2 के बारे में यहाँ बात की गई है। लक्ष्य 2 में क्या कहा गया है कि 2030 तक जो 30% जो खराब पारिस्थितिकी तंत्र है तो उसको हम पुनर्बहाली करेंगे, पुनर्स्थापित करेंगे और उसके आधुनिक जो तकनीक है मानकीय डेटा फ्रेमवर्क है, क्षमता का जो विकास है उसको हम उसका हम लाभ उठा पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यह FAO यानी FAO की एम फॉर फॉरेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है जो प्रकृति पुनर्स्थापन निगरानी के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने हेतु वनों से परे दायरे का विस्तार करता है। तो ये देखिए दोस्तों वन से जो परे जो पारिस्थितिक तंत्र है हमारा उसका भी पुनर्स्थापना करने के प्रयास करता है। चलिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं दोस्तों, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के बारे में बात करते हैं। चलिए वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर VCBC के बारे में देखिए पंजाब हरियाणा में स्थित गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र से जो 34 क्रिटिकली इंडेंजर्ड गिद्धों को महाराष्ट्र में दोस्तों स्थानांतरित किया गया। इसके कारण ये सुर्खियों में आ जाता है कि जो पंजौर है उससे दोस्तों महाराष्ट्र में इसको स्थानांतरित किया जाता है। देखिए गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर के बारे में जान लेते हैं। इसकी उत्पत्ति कब हुई? 2001 में यूनाइटेड किंगडम सरकार ने डार्विन इनिशिएटिव फॉर द सर्वाइकल ऑफ स्पीसीज फंड द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 2001 में। इसके द्वारा यूनाइटेड किंगडम सरकार के डार्विन इनिशिएटिव फॉर द सर्वाइकल ऑफ स्पीसीज फंड द्वारा साझेदार इसमें हरियाणा वन विभाग, बॉम्बे नेचुरल जो हिस्ट्री सोसाइटी है ने संयुक्त रूप से तैयार किया। देखिए दोस्तों इसमें आपने ध्यान रखिएगा
जो दोस्तों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है हरियाणा का उसने। और दोस्तों इसको याद रखिएगा, जो बॉम्बे हिस्ट्री जो सोसाइटी है, हिस्ट्री नेचुरल सोसाइटी आप इसको जानते हैं, तो दोनों का ये संयुक्त उपक्रम है। इसके लक्ष्य क्या है दोस्तों? गिद्धों की 3 प्रजातियां, यानी कि सफेद पुट्ठ वाले गिद्ध, लंबी चोंच वाले गिद्ध, पतली चोंच वाले जो गिद्ध हैं उनको बचाना। जो 3 प्रजातियां हैं गिद्ध की, उनको उसकी अवस्थिति देखते हैं दोस्तों। अवस्थिति में है बीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा। उपलब्धि, इसके द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की गई कि डाइक्लोफेनाक यानी एक गैर स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवा है, गिद्धों की मृत्यु का मुख्य कारण बनती है। मैंने आपको शायद एक आध लेक्चर में बताया था कि ये जो दवाई है दोस्तों डाइक्लोफेनाक फेनाक जो है, ये जो गिद्धों के जो मृत्यु का एक बहुत बहुत बड़ा कारण है, इसलिए गिद्ध की संख्या भी कम होती है। चलिए हम स्मॉल हाइव बीटल की बात करते हैं दोस्तों। हम ये चर्चा में क्यों आई उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए स्मॉल हाइव बीटल यानी कि आप देखेंगे एथिना टूमिडा को भारत में पहली बार पश्चिम बंगाल में देखा गया। यह एक विदेशी और गैर स्थानिक बीटल है दोस्तों, पहली बार इसमें देखा जाता है पश्चिम बंगाल में। यह एक विदेशी और गैर स्थानिक बीटल है। चलिए इसके बारे में जानते हैं, स्मॉल हाइव बीटल के बारे में। इसका मूल स्थान दोस्तों कहाँ है? उप सहारा जो अफ्रीका है वो उसका स्थानिक है दोस्तों। ये मूल अफ्रीका का जो उप सहारा अफ्रीका है वहाँ का स्थानिक पशु है, वो है स्पीसीज है। अफ्रीका में यह कम नुकसान करता है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में यह भारी तबाही मचाता है। इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं दोस्तों। ये अंडाकार होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये अंडाकार रूप में है। ये अंडाकार होता है, लाल और भूरा रंग का होता है। देखिए आप ये हल्का हल्का भूरा और हल्का हल्का यहाँ पे लाल देख पा रहे होंगे। लंबाई 5 से 6 मिलीमीटर तक होती है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। इसका जीवन चक्र अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क के चरणों से गुजरता है। देखिए इसके नुकसान क्या है। स्मॉल हाइव बीटल की मादाएं मधुमक्खियों के छत्तों में दरारों और सुराखों से प्रवेश करती है और अंडे देती है। अंडों से निकलने वाले लार्वा संग्रहित शहद, पराग और मधुमक्खियों के अंडों को खा जाते हैं और छतों में मल त्यागते हैं। इससे शहद मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। तो आप इसको भी देख सकते हैं दोस्तों। चलिए अब आगे हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अरल सागर के बारे में। अरल सागर आप जानते होंगे जो लगभग सूख चुकी है दोस्तों, और जलवायु परिवर्तन के कारण उसकी यहाँ पे बात की गई है। देखिए कहा गया है दोस्तों कि शोध से पता चला है कि अरल सागर की सूख जाने के बाद उसके बीसिन की भूमि ऊंची हो रही है और संभावित भूवैज्ञानिक बदलाव का भी संकेत दे रही है। अब देखिए जो अरल सागर कहाँ है दोस्तों? देखिए अरल सागर है यहाँ, यहाँ है उज्बेकिस्तान, यहाँ आप देखेंगे कजाकिस्तान को, जो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये आप समझ सकते हैं कि जो मध्य एशिया में है, आप इसको समझ सकते हैं। और इसके बाद देखिए अरब सागर के बारे में बात करते हैं। यह कभी मध्य एशिया की एक बड़े खारे पानी की झील थी। यानी कि दोस्तों जो मध्य एशिया मैंने आपको कहा वो खारे पानी की झील थी पहले। अब स्थिति कजाकिस्तान उत्तर में है और उज्बेकिस्तान दक्षिण में। देखिए कजाकिस्तान और यहाँ पे देख सकते हैं उज्बेकिस्तान। इसे मुख्य रूप से अमू दरिया और सिर दरिया नदियों से पानी मिलता है। देखिए अमू दरिया रिवर देख सकते हैं, और इसके बाद आप देख सकते हैं सिर दरिया, इससे दोस्तों इसको पानी मिलता है। इसके बाद देखिए सूखने का कारण सोवियत संघ के दौर में इन नदियों का पानी खेत के लिए मोड़ दिया गया, जिससे अरल सागर धीरे धीरे सूख गया दोस्तों। खेती में सिंचाई के लिए इसको मोड़ दिया जाता था, जिसके कारण ये सूख गया। देखिए सूखने के बाद यह सागर खतरनाक अरल कुंभ रेगिस्तान में बदल गया। आज यह क्षेत्र दुनिया में प्रमुख धूल उत्पादक क्षेत्रों में से एक माना जाता है। देखिए ये दोस्तों एक रेगिस्तान में बदल जाता है, उसके बाद ये धूल उत्पादक क्षेत्र के रूप में इनको माना जाता है। चलिए दोस्तों, तो आज का हमारे ये टॉपिक होता है खत्म। इन्वायरमेंट का आज थोड़ा सा इजी टॉपिक था, पार्ट 2 तो हमने खत्म किया। अब दोस्तों जो सोशल जो इश्यूज है उसको मैं अगले वीडियोज में कवर करूंगा। इससे पहले आपने अगर ये इस वीडियो में पहले नए हैं दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, मेरे लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं और किसी वीडियो में। आशा है आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।